तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है रिश्तों का खून। धर्मवीर और करमवीर दोनों सगे भाई थे। उनकी पत्नियां भी सगी बहनें थीं। परिवार में बहुत प्यार था, पर गरीबी के कारण हालत बहुत खराब थी। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों भाई खेतों में जी तोड़ मेहनत करते, पर कभी बाढ़ तो कभी सूखे के कारण उन्हें उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता था। धर्मवीर बड़ा था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही धर्मपरायण थी। परिवार के पालन पोषण के लिए उसने बहुत पहले ही अपने सभी गहने बेच दिए थे। अब उसके पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक दिन धर्मवीर ने सोचा, क्यों ना वह शहर जाकर काम की तलाश करे। खेती बाड़ी तो यहाँ अकेला करमवीर भी संभाल लेगा। उसने अपने भाई से बात की। करमवीर को भी यह सुझाव अच्छा लगा। उसने कहा, भैया, खेती बाड़ी तो यहाँ मैं संभाल लूँगा, पर समस्या यह है कि शहर जाने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जब यह बात करमवीर की पत्नी गीता को पता चली तो उसने अपने गहने बेचने की इच्छा जाहिर की, पर सीता और धर्मवीर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब करमवीर बोला, भैया, गहनों का क्या है, यह तो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि मुश्किल घड़ी में काम आए। भाभी ने भी तो अपने गहने परिवार के लिए बेच दिए थे, तो फिर गीता ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और मुझे यकीन है आप शहर जाएंगे तो ज़रूर हमारे दिन भी बदल जाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप गीता के गहने फिर बनवा देना। और आखिर में धर्मवीर को करमवीर का आग्रह मानना पड़ा और वह शहर चला आया। धर्मवीर मेहनती तो बहुत था, पर उसके पास कोई हुनर नहीं था, तो उसने एक ठेकेदार के पास मजदूरी पकड़ ली। धीरे धीरे वह ठेकेदार का विश्वास पात्र बन गया। ठेकेदार भी उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर बहुत खुश था। वह उसे धीरे धीरे इस काम की बारीकियां सिखाने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे धर्मवीर अच्छी कमाई करने लगा। अब तो वह पैसे गाँव भी भेजने लगा। धर्मवीर यूं ही मेहनत और लगन से काम करता रहा, और धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने अपने परिवार को शहर बुला लिया। पर वह अपने भाई को भूला नहीं था। वह अभी भी गांव में पैसे भेजता रहा। जल्दी ही उसकी पत्नी ने पैसे जोड़कर अपनी बहन के गहने भी बनवा दिए। धीरे धीरे दोनों ही परिवारों में खुशहाली आने लगी। धर्मवीर इसी तरह से अपने भाई के पास पैसे भेजता रहा, क्योंकि वह अपने भाई का एहसान भूला नहीं था। पर उधर करमवीर और उसकी पत्नी के मन में अलग ही विचार आ चुके थे। उन्हें लगता था कि धर्मवीर आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, इसलिए वह उनके पास पैसे भेजकर कोई एहसान नहीं करता। उल्टा उन्हें लगता था कि धर्मवीर अब एहसान फरामोश हो गया है, वह उन्हें कम पैसे भेजता है, और इसी तरह से समय बीतता रहा। अब धर्मवीर बहुत ही नामी ठेकेदार हो चुका था। उसके पास शहर में अच्छी कोठी थी, और उसने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। उसके बच्चे भी अब अच्छी नौकरियां करने लगे थे। बच्चों के विवाह भी समय पर हो गए। एक दिन धर्मवीर के बेटों ने उससे कहा, पिताजी, हमें लगता है कि अब समय आ गया है जब हमें गांव में अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। धर्मवीर ने तो आज तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने कभी भी अपने भाई से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उसे अपने भाई पर पूरा विश्वास था, पर बच्चों की जोर देने पर धर्मवीर ने सोचा, चलो अब की बार जब गांव जाऊंगा तो भाई से बात करके आऊँगा। वैसे भी आज तक मैंने कभी उससे किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं लिया है। अब तो हम दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, कल को बच्चों में किसी तरह का मन मुटाव ना हो, इसलिए हमें समय पर बंटवारा कर लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद धर्मवीर गांव गया। उसने अपने भाई से इस बारे में बात की। उसके भाई ने कहा, भैया, आप ठीक कह रहे हो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में भी प्यार हमेशा बना रहे। जब करमवीर ने यह बात अपनी पत्नी गीता को बताई तो वह बहुत नाराज़ हुई। उसने अपने पति से कहा, कान खोल कर सुन लो जी, अगर यहाँ की ज़मीन जायदाद का बंटवारा होगा
तो शहर की ज़मीन जायदाद का भी बंटवारा होगा। यह मत भूलिए, आपके भाई आज जो कुछ भी हैं मेरे ही कारण हैं। अगर उस दिन मैंने गहने ना दिए होते तो यह कहीं ना धन्ना सेठ बनते। होना तो यह चाहिए कि उन्हें उदारता दिखाते हुए खुद ही कह देना चाहिए कि भाई, गांव में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा। पर यह देखो लालची कहीं के, वहाँ शहर में महल बनाए बैठे हैं और यहाँ गांव की ज़मीन पर भी इनकी चील जैसी नज़र है। अगर हम ज़मीन का बंटवारा कर देंगे तो हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे? इनके बच्चे तो बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, हमारे बच्चे ठहरे सीधे साधे किसान। उन्हें तो आज तक यही भ्रम था कि अगर कल को कोई मुसीबत आई तो ताऊ जी हमारी मदद के लिए हैं। पर उन बेचारों को क्या पता, यह ताऊ जी उनके मुंह से निवाला छीन लेगा। और इतना कहकर वह जोर जोर से रोने पीटने लगी। करमवीर को भी अपनी पत्नी की बात जच गई और दोनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। अगले दिन सुबह करमवीर जल्दी ही उठकर खेतों में चला गया। घर में गीता और धर्मवीर ही थे। गीता ने धर्मवीर के लिए चाय बनाई और धर्मवीर को आवाज़ लगाई, जेठ जी उठिए, चाय पी लीजिए। धर्मवीर बोला, बहू चाय बाहर ही भिजवा दो। गीता बोली, जेठ जी मेरा पैर सुन हो गया है, आप ही अंदर आकर चाय ले जाइए। और जैसे ही धर्मवीर अंदर चाय लेने के लिए गया, गीता ने अपने कपड़े फाड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका शोर शराबा सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए और गीता ने सबके सामने धर्मवीर पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की है। यह सुनते ही धर्मवीर को जोर का सदमा लगा और वह वहीं ज़मीन पर गिर बेहोश हो गया। बाद में पंचायत हुई और दंड स्वरूप धर्मवीर को अपने भाई भाभी को 40 लाख रुपए देने पड़े, जो कि सारी ज़मीन की कुल कीमत से कहीं ज़्यादा थे। धर्मवीर को गहरा सदमा लगा और वह सदमे से उबर नहीं पाया। किस तरह से उसके अपनों ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। वह अपने होश खो बैठा और पागल हो गया। किस तरह से उसके अपने ही भाई ने लालच में आकर रिश्तों का खून किया। जब भी वह उस घटना को याद करता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ घर से भाग जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.